नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों हम लोग श्री गणेश करेंगे 3 अप्रैल 2023 की दैनिक समसामयिकी का। जैसे कि आप लोग डेली हमारे साथ जो है डेली करंट अफेयर देख रहे हैं, और अगर आप हमसे जुड़े हैं तब तो आपको पता होगा कि एक हमारी जो क्लास होती है बिल्कुल एग्जाम के परीक्षा के पैटर्न के रूप जो है परीक्षा में आने वाला वही है इसमें आपको मिलने वाला। ठीक है भाई साहब, तो आप एकदम तैयार हो जाइए, पेन पेपर उठा लीजिए और समसामयिकी, राज्य दर्शन, स्टैटिक जी के कुछ भी नहीं छूटे जो है हमारे सीजी पुलिस सब इंस्पेक्टर ही नहीं, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, कोई भी परीक्षा में बैठ रहे हैं मेंस के लिए एकदम परफेक्ट स्टैटिक जी के करंट अफेयर हम लेके आते हैं। और वनडे एग्जाम वाले के लिए तो एकदम सोने पे सुहागा क्लास है, जो जिनका भी एक दिवसीय परीक्षा है वो भी डेली करंट अफेयर आप देखिए। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास। चलिए देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दोस्तों, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज से ऑस्ट्रेलिया के 4 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। तो हमारे जो है थल सेना अध्यक्ष कौन है, पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या बताएंगे कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। एग्जाम में आता है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम बताइए, तो थल सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये पांडे जी को आपको याद रखना है। ठीक है, ये पांडे जी हैं, जनरल जो है मनोज पांडे। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। ये देखिए, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने साल 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जो है कहा था कि भाई इंडिया जो है स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद में आप देखिए कि अभी वर्तमान में 80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, और 1 अरब जो है ऐसे स्टार्टअप जो है करीब 100 के आसपास पहुंचने वाले हैं, जिनका टोटल वैल्यू जो है 1 अरब से ज़्यादा होने वाला है। तो ये हमारे मोदी जी की महत्वाकांक्षी सोच के कारण आज हमारा देश जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो है अर्थव्यवस्था के मामले में, तो हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश प्यारा भारत बन चुका है। इसे आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये देखिए, एकदम लल्लन टाप भाई साहब लिख लीजिए, छपेगा। ठीक है, कहाँ छपेगा, आपकी परीक्षा में छपेगा, चूंकि इसरो द्वारा किया गया कारनामा ये पहली बार है। दोस्तों सबसे पहले इसरो ने खुद ब खुद लैंड होने वाले अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये व्हीकल है भाई साहब, व्हीकल ऑटोनमस लैंडिंग मिशन RLBLES का किया सफल परीक्षण। अब यह है क्या भाई साहब, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, क्या देखेंगे कि ये जो एक है इसरो ने इसको जो लॉन्च किया है भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ना, ये जो जहाज देख रहे हैं, ये ऐसी जहाज है भाई साहब। इसको याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को चित्रदुर्ग, ये चित्रदुर्ग कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में आप देख रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनमस लैंडिंग मिशन जो है इसका नाम दिया गया RLBLEX का सफल परीक्षण किया। ये क्या है, दुनिया में पहली बार है जब एक विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर के जरिए 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया, और रनवे पर ऑटोनमस मतलब खुद ब खुद लैंड होने के लिए, लैंडिंग के लिए इसने रिलीज कर लिया। तो लैंडिंग के लिए जो हाथ पैर जो अपने खोल लेता है भाई साहब, ये वही चीज़ है कि हाथ पैर इसने क्या किया, अपना खोल लिया। ये देखिए, ये थोड़ा सा जूम करने पर भी तो आपको नहीं पा रहा होगा, ये अपने पैर खोल रहा है। ठीक है, मतलब इसके दोनों ये टायर जो 3 ठो लगे रहते हैं, ये खुल जाएगा और धीरे से ये इस पे रनवे पे अपने आप उतर जाएगा। ये एकदम बहुत ही जो है महत्वाकांक्षी कार्य हमारे इसरो ने किया है, इसे आपको ये याद रखना है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए, यहाँ पर जब बात इसरो की आती है तो इसरो से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं भाई साहब, कई बार बनते हैं। और सबसे पहले इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से लॉन्च किया गया भैया, तो चित्रदुर्ग कर्नाटक से लॉन्च किया गया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलिए ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म बताइए, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, और इसरो का हेड पूछ लिया जाए अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो सोमनाथ को आपको याद रखना है। सोमनाथ क्या है, अभी वर्तमान में इसरो के हेड हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है, सोमनाथ जी को। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। ये इस प्रश्न में आप देखिए करंट अफेयर भी आप MCQ भी लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये देखिए लल्लन टाप भाई साहब, सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा में भारत के प्रमुख बंदरगाह एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है मेंस वाले में। तो भारत के सभी प्रमुख बंदरगाह इसी आज वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। इस बंदरगाह एकदम कंप्लीट करके छोड़िएगा अगर आप वाकई में सजग और जो तैयारी के लिए समर्पित हैं। तो ये देखिए कि अडानी समूह ने पुदुचेरी स्थित कराईकल पोर्ट
प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। जितने भी पोर्ट हैं भारत के, कौन सा सबसे गहरा पोर्ट है, कौन सबसे बड़ा पोर्ट है और किसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से पैसा आता है, सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध कौन है, सबके बारे में हम नेहवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू, सबके बारे में आपको पता चलेगा। भारत के प्रमुख पोर्ट, तो ये सब पोर्ट अभी आप जान जाएंगे, ठीक है। तो ये अडानी समूह, यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए अडानी समूह के पास भी वर्तमान में कितने पोर्टों का संचालन कर रहा है, तो इसको लेकर टोटल 14 पोर्टों का संचालन अडानी जी के पास आ गया है। तो भाई साहब ये अडानी कंपनी जो है वाकई में वही अडानी जी हैं जिनकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये टॉप 2 में थे भाई साहब। ये नंबर 2 के सबसे अमीर थे, लेकिन वो हाँ हिंडनबर्ग की ही तो रिपोर्ट थी, वो आने के बाद भैया ये भी वर्तमान में 23वें नंबर के अमीर व्यक्ति हैं, जो दूसरे नंबर से सीधे ये 21 स्थान नीचे चले गए, क्योंकि सभी लोगों ने अपना अपना पैसा निकाल लिया भाई साहब। ऋषि सिंह बने इंडियन आइडल सीजन 13 के विजेता। भाई साहब अत्यंत महत्वपूर्ण है ऋषि सिंह, ये एग्जाम में छपेंगे। क्यों छपेंगे भाई साहब? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या के रहने वाले हैं, ये अयोध्या निवासी हैं। और अयोध्या कहाँ पड़ता है? तो बच्चा बच्चा जानता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जानते हैं, बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ को। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इन्होंने क्या किया है। ये जो इंडियन आइडल पुरस्कार होता है भाई साहब, इंडियन आइडल सीजन 13 के विजेता बने हैं। विजेता कैसे बने हैं? यह है क्या? तो इंडियन आइडल भाई साहब जान लीजिए कि एक रिंगिंग रियलिटी शो है, ठीक है। क्या है इंडियन आइडल? इंडियन आइडल एक है सिंगिंग रियलिटी शो। ये इंडियन आइडल सीजन 13 के विजेता बने हैं ऋषि सिंह, और इनको पुरस्कार राशि कितनी मिलेगी? तो 25 लाख रुपए मिलेगी। दोस्तों इंडियन आइडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन आइडल दोस्तों ये इसमें एक गाना गाते हैं भाई साहब, और जब गाना आप देखो, जो नाचने वाले हैं कहीं गाने जो है डांस हो रहा हो तो अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाते हैं, और जब थोड़ा बड़ा गुनगुना जो लेते हैं, तो यहाँ जब सिंगिंग कैप्टन मतलब इसकी बात आ गई है, तो गाना हम भी आपको सुनाते हैं, और उससे हम आपको जोड़ेंगे सीधे ऑस्कर अवार्ड से, जो जुड़ेगा सीधे MM किरवानी से, ठीक है। कैसे जुड़ेगा? उन्हीं का मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, क्या कि खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता। भाई साहब हम भी जो सोच रहे थे कि कहीं किसी प्रकार से सिंगिंग में चले जाएं, लेकिन जा नहीं पाए, तो चलिए आपके साथ में एक जॉब तो हमें मिली ही है, और इस जॉब के कारण जो है भाई साहब ये देखिए कि हम लोगों को एक तैयारी करने का मौका मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आपका प्रेफरेंस ये होना चाहिए, कोई ना कोई एक जॉब तो सबसे पहले आप अचीव कर लीजिए। अब आइए इनके बारे में हम बताते हैं। ये जो हमारे अयोध्या के निवासी हैं भाई साहब, और इनके बारे में जो हमने आपको गाना सुनाया कि खूबसूरत है वो कितना, ये इसके कंपोजर कौन है भैया? इसके कंपोजर हैं MM किरवानी। अब MM किरवानी अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो MM किरवानी आपको याद होना चाहिए। MM किरवानी कौन है भैया? तो जो नाटू नाटू गाना है, ठीक है, ये नाटू नाटू गाना कौन सी मूवी में है? इसी को ऑस्कर अवार्ड मिला है ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। और फिल्म RR तो आपको पता ही होगा, किसने जो है फिल्म RR को निर्देशित किया है? SS राजमौली ने निर्देशित किया है। तो ये जो नाटू नाटू गाने कंपोजर हैं MM किरवानी जी हैं। आप देखिए कि जो गाना हमने आपको सुनाया, इतनी बेहतरीन गाने ये कई दशकों से बनाते हुए आ रहे हैं, और इसीलिए देखिए कि इनको आज ऑस्कर अवार्ड मिला, ठीक है। और ये नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड क्यों मिला, ये जो है इसको भी हम बताएंगे। चूँकि ये जो नाटू नाटू गाना ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में मिला है, इसकी रिकॉर्डिंग यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की के बंगले में हुई है, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में हुई है भाई साहब। ये जिसे आप याद रखिएगा, नाटू नाटू गाना को जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये जो ऑस्कर अवार्ड था ये कौन से क्रम का ऑस्कर अवार्ड था, ये पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? कि 95वें जो है अकादमी अवार्ड्स थे। ये 95वें अकादमी अवार्ड्स में हमारे भारत की कोई पहली फिल्म ऐसी बनी है जिसके गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ये सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। फिल्म RR निर्देशित किसने किया है? तो इसको आप क्या बताएंगे? निर्देशित किया है MM किरवानी। इस गाने कंपोजर थे, और राजमौली साहब को आप नहीं भूलना है, ये उसके जो है वो थे। अगर दूसरी बात पूछ लिया जाए कि और दूसरी हमारी कौन सी मूवी थी जो है कि डॉक्यूमेंट्री, तो द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स, जिसकी जो है पुनीत मोंगा उसकी डायरेक्टर हैं। और एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिला है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो जो कहाँ पर मूवी बनी थी? तमिलनाडु में बनी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उस हाथी के जो केयर टेकर लोग हैं सबके 1-1 लाख
लाख रुपए पुरस्कार देने का भी वादा किया है भाई साहब। सब कुछ बताते चलेंगे, जो टॉपिक आएगा उसके बारे में पूरा आपको बताया जाएगा भाई साहब। आगे देखिए, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। अभी हमने आपको कल भी पढ़ाया था कि ये नौसेना के बने हैं, और थल सेना के कौन बने हैं अभी हम आपको इसी क्लास में रहिए आपको बता रहे हैं। तो वाइस एडमिरल संजय जसप्रीत नौसेना के उप प्रमुख का जो है पदभार इन्होंने संभाल लिया है। दोस्तों एमसीक्यू भी आपको लगा के जाना है। कृत्रिम हैचिंग से पैदा की गई मादा सोन चिरैया गुड़ावल ग्रेट इंडियन बस्टर से अंडे से राजस्थान में हुआ चूजे का जन्म भाई साहब। तो ये एकदम परफेक्ट है, ये चूजा है। और इस चूजे को देखने के बाद भाई साहब जो इस न्यूज़ को मैं बना रहा था, तो ये देखिए कि जो गुड़ावल है भाई साहब, ये राजस्थान का राजकीय पशु है। ठीक है, राजस्थान का राजकीय चिड़िया है। इसको आपको याद रखना है, पशु नहीं भाई चिड़िया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं, सोन चिरैया ये मादा है। ठीक है, और इसको गुड़ावल कहा जाता है। राजस्थान का ये जो राजकीय पक्षी भी है। और एक कृत्रिम हैचिंग पद्धति से ये जो इसका चूजे का जन्म हुआ है, ये किस जो है कृत्रिम संस्थान में हुआ था भैया? तो ये हुआ है आपका जैसलमेर। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। तो जैसलमेर में ये हुआ है क्या? ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है 17-18 सालों में वहाँ पे। अब राजस्थान की बात आ गई तो अशोक गहलोत जी को आप याद रखिएगा। अशोक गहलोत बहुत अच्छे से राजस्थान की सरकार चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं भाई साहब? क्योंकि अभी उन्होंने जो है इतनी बढ़िया बढ़िया योजना जो है उनकी, एक योजना हमें बहुत अच्छी लगी, जो वकीलों के संरक्षण के लिए वो लाए थे, चर्चा में है। इसे आप ये वकीलों के संरक्षण वाली तो ये छत्तीसगढ़ की है। और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो लाया है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार के लिए बेहद ही खास है। और इसलिए है कि कोई भी आदमी अगर बीमार हो जाता है भाई साहब, तो कोई भी हॉस्पिटल वाला मना नहीं कर सकता। और ये 21 मार्च को ये विधेयक उन्होंने अपनी विधानसभा में पारित किया था, जिसका डॉक्टरों ने जोर विरोध किया था। ठीक है, और जब वकीलों की बात आ गई है तो वकीलों का जो विधेयक, वकीलों की सुरक्षा का विधेयक, ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने लाया है। और ये दोनों जगह हम इसीलिए रिलेट कर रहे हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस है। तो दोनों की योजनाओं को आप जो है एक करते हुए देखते हुए चलिए। दोस्तों 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 साल में निधन हो गया। भाई साहब एकदम स्टार लगाई। ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं, और ये प्रश्न आए हैं कि जब आप एक बार परीक्षा हाल में जो है उठा के पेपर देखेंगे कि हाल ही में निधन हुए लोगों के बारे में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये हमारे क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर का नाम है सलीम दुर्रानी साहब। इनका मात्र 88 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे भाई साहब। टी20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने यजुवेंद्र चहल, छोटू को आपको याद रखना है। और ये देखिए, अगर आप सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस का सिलेबस देखे हो तो उसमें लिखा है कारगिल युद्ध। आपसे पूछ लिया जाए कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था, ऐसे बने रहिए, हम बता रहे हैं कि 1999 में क्यों शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। कारगिल युद्ध के हीरो कौन है? ये वीर चक्र से सम्मानित, इनका नाम है सेवांग मोरूप। सेवांग मोरूप आप याद रखिए, इन लोग का नाम भी ऐसा होता है कि याद नहीं होता। लेह लद्दाख के पास एक सड़क दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हो गई है, जो पाकिस्तानियों के गोलियों का सामना करिए, पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए तोपों का सामना किए, और उनका जो है उन तोपों ने इनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाया भाई साहब, लेकिन सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए बताइए कि भाई साहब जो है कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल युद्ध आप जान लीजिए 1999 में हुआ था। तारीख क्या थी? तो 8 मई को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पंडित जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम जो है ऑपरेशन विजय का पार्ट जो है ऑपरेशन विजय उसमें भी हमने चलाया था, और हमने इनको खदेड़ दिया था। तो ये जो है घुसपैठी हमारे यहाँ कई सारी चौकियों पर, एकदम जाड़े का मौसम था, सर्दियों के मौसम में घुस आए थे, और लगभग ये 2 महीने युद्ध चला भाई साहब। इसके बारे में हम पूरा आपको बताएंगे, बड़ी मुश्किल से खदेड़ पाए थे। तो कारगिल युद्ध के हीरो सम्मानित मेजर सेवांग मोरूप का निधन हो चुका है। ये 10 महत्वपूर्ण खास न्यूज रही। अब आप कारगिल युद्ध के बारे में आपको पूरा बताएंगे। करंट अफेयर एमसीक्यू विद स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आपको एक साथ देखते हुए चलना है, और कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हो तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए कि काव्य बोध, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। ये देखिए प्रबंध काव्य क्या होता है, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तब काव्य, दृश्य श्रव्य, पूरे जो है इसको हम सीजी सब इंस्पेक्टर में के मेंस में ये एकदम सिलेबस में है भाई साहब। उसके सिलेबस के अनुरूप आपको डेली पूरा सिलेबस स्मार्ट स्टडी क्लासेस कंप्लीट कराएगी। फ्री आप कास्ट आपको जो है कोचिंग सेंटर्स में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन्हीं हमारी क्लासेस को डेली देखते हैं तो उसमें आप निसंदेह मेंस क्वालिफाई करेंगे। और आपके साथ आप देखिए कि
काव्य बोध आपके सिलेबस में है, इस क्लास को एक बार आप देख लेंगे तो ये काव्य बोध के लिए दूसरी क्लास आपको नहीं जो है देखना पड़ेगा। इसमें रस छंद अलंकार भी हम थोड़ा थोड़ा बताए हैं और रस छंद अलंकार की अगली वीडियो आ रही है, उसको सेपरेट वीडियो आप भी उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों ये देखिए, ये सामान्य अध्ययन, अब ये वाला जो पार्ट है भाई साहब, ये काव्य बोध वाला, ये तो आपका लैंग्वेज वाले पेपर में आ जाएगा। ठीक है, सीजी सब इंस्पेक्टर का जो लैंग्वेज वाला पेपर है उसमें ये काव्य बोध आ जाएगा। पूरा हिंदी व्याकरण और ये काव्य बोध मिला के आपका कितना होता है, एक पेपर पूरा 200 नंबर के क्वेश्चन इसमें आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हें आप ध्यान दीजिए कि ये 200 नंबर का जो प्रश्न होने वाला है, ये काव्य बोध एक उसमें अलग टॉपिक है और एक क्लास से आपको काव्य बोध से आने वाले पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सेकंड पेपर आप देखते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी आप अगर सिलेबस देख रहे हो तो ये 4 घंटे का मैराथन क्लास हमने अपलोड किया है, इसको देखिएगा। इसमें वैज्ञानिक और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, आविष्कार, खोजें, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, भारत का परमाणु कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम, योजना आयोग, संविधान, संसद, सब कुछ हमने इसमें लिया है, कुछ भी नहीं छूटेगा। चुनाव भी हमने लिया है, एससीओ, संघाई, G20 सब मिलेगा आपको। ये क्लास दोस्तों लगभग 4 घंटे की, इसको जरूर देखिएगा। ये संजीवनी क्लास है भाई साहब, जिसको हमने नाम ही संजीवनी दिया है। और दोस्तों आप मार्च महीने का पूरे महीने भर का टॉप 200 करंट अफेयर की क्लास अपलोड है, ये हमारे प्लेलिस्ट का विजिट करिए और किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं एकदम क्वालिफाई आपको जो है ये करवाएंगे हमारी क्लासेस। ठीक है, ये देखिए। अब आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण जो है एलओसी के पार भारतीय क्षेत्र में घुसकर पाकिस्तान द्वारा कई चौकियों पर कब्जा कर लेने के कारण कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था भैया। तो इसी कारगिल में ये जो है साले जो है ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ये नल्ले पाकिस्तानी जो है हमारे यहाँ जो है कारगिल में घुस आए थे और फिर एक युद्ध शुरू हो गया था। 1999 का वो समय था और इसमें हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक है भाई साहब, ऑपरेशन विजय के एक पार्ट के रूप में हम इन घुसपैठियों को जितने उनके लड़ाके थे खदेड़ दिए थे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ये कब हुआ था, तो 8 मई को से प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में हम पूरा बताएंगे आपको, एकदम क्लास को आप लगातार देखते रहिए, बने रहिए, सब कुछ आपको मिलेगा जो है आपकी परीक्षा में आने वाला। तो ये 8 मई 1999 को प्रारंभ हुआ था हमारा कारगिल का युद्ध, इसे आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, तो ये कारगिल का युद्ध आप देखेंगे। क्रिकेट के इतिहास में नीलाम होने वाला सबसे महंगा बैट कौन सा है भैया, तो ये क्रिकेट के इतिहास में नीलाम होने वाला सबसे महंगा बैट हमारे किसका है, 2011 वाला विश्व कप जो हमने जीता था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने मारा था छक्का मार के हमारे जो है देश को जितवाया था। और उस समय हम विश्व कप के विजेता बने थे, सचिन तेंदुलकर जी भी उसमें थे। वो बैट महेंद्र सिंह धोनी का 72 लाख रुपए में बिका है और दुनिया भर में जो है कोई इतना महंगा बिकने वाला नीलामी का पहला बैट है जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी का है, 2011 विश्व कप टीम के विजेता कप्तान। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या कितनी है। अब आप ये देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आप जानते हैं कि इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्यालय गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है, कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। वर्तमान में कुल हस्ताक्षर देशों की संख्या कितनी है भैया, 110 देश इसमें जो है एकदम रेडी हैं और 90 देश अभी सदस्यता के लिए गुहार लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये किसके जो सिफारिश पर आया है, तो भारत और फ्रांस की संयुक्त नेतृत्व में। ठीक है, ये जो है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है और ये कहाँ पे हुआ था भैया, तो COP जो है 21 के बारे में भी हम बताएंगे, आप एकदम टेंशन ना लें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कुल हस्ताक्षर देशों की संख्या अभी 110 हो चुकी है, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। कलचुरी वंश का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था। छत्तीसगढ़ का इतिहास में हम घुस चुके हैं भाई साहब, सब कुछ मिलेगा, छत्तीसगढ़ का भी इतिहास मिलेगा, भारत का भी इतिहास मिलेगा और विश्व का भी इतिहास आपको मिलेगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। स्टैटिक जीके की टॉप क्लास है, बताइए इसका उत्तर क्या है। अगर आपका उत्तर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, कलचुरी वंश का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह क्या है, ये जो है अकबर के समकालीन थे और कल्याण सिंह के बाद आते हैं एकदम क्रम से है तखत सिंह, उसके बाद आ जाएंगे आपके राज सिंह और उसके बाद आ जाएंगे रघुनाथ सिंह। तो ये एकदम सेंटर से है, 1 नंबर आपका इसमें फिक्स होता है। ये प्रश्न आया वाला है, स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा। कलचुरी वंश का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था, तो भाई आप जाहिर सी बात है कि कल्याण साय को
आप याद रखिए कल्याण शाह जो है उनके दरबार में जाके 7-8 साल रहे भी थे। ठीक है भाई साहब। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? अब जब कलचुरी वंश की बात आ गई थी, देख लीजिए कलचुरी वंश के संस्थापक कौन से थे? कलिंग राज थे भाई साहब। इनकी राजधानी तुम्माड़ कोरबा थी और इसी जो है कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नामक शहर बसाया था और जिसके वैभव को देखकर इसी रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में आता है भाई साहब। सकल कौशलाधिपति की उपाधि एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारे कलचुरी शासक जो हैं पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि दी थी। और जो जाजलदेव प्रथम है भाई साहब, इनकी ये गज शार्दुल वाली जो उपाधि है भाई साहब, कितनी बार एग्जाम में बच्चों को परेशान करके रख दी है। गज शार्दुल की उपाधि जो है किसको मिली? तो कभी पूछ लेता है जाजलदेव को मिली। किस वंश ने जो है गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? तो आप बताइए कलचुरी वंश ने। ठीक है। और जाजलपुर आप देखते हैं जांजगीर चांपा वाला। ठीक है। ये जांजगीर चांपा जो है, ये जांजगीर चांपा से आपसे पूछ लेता अभी कौन सा नया जिला बना? तो जांजगीर चांपा से शक्ति जिला बना, एकदम सेपरेट, इसे भी याद रखना है। ठीक है। तो ये जाजलपुर शहर बसाने वाले कौन है भैया? ये जाजलदेव प्रथम है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़े भाई साहब। कैसी लग रही क्लास? एक बार शेयर करके आ जाइए दोस्तों में और बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की परिकल्पना किन दो देशों के संयुक्त प्रयासों से हुआ था भाई साहब? तो ये हुआ था भारत और फ्रांस। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आपको सभी एमसीक्यू लगाते हुए चलना है। तो ये देखिए भाई साहब, खूब तमाशा। ठीक है। ये पुस्तक सीजीपीएससी वाले तो एकदम सीजीपीएससी सीजी व्यापम, ठीक है, एकदम एकदम उनके दिमाग में छपी हुई है। कभी भी कोई एग्जाम का पेपर बनाते हैं सीजी व्यापम या पीएससी वाले तो ये प्रश्न डाल दें, खूब तमाशा जो है किसने किया था? तो खूब तमाशा गोपाल मिश्र ने किया था। और ये भी पूछ लेते हैं किस कलचुरी राजा के दरबारी कवि थे भैया? तो ये जो हमारे राज सिंह हैं, राज सिंह के दरबारी कवि थे। और कलिंग राज रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय, अब जिसका नाम ही पृथ्वी है तो पृथ्वी से कुछ आपको याद आ रहा है भाई साहब कि जितने शिलालेख मिले हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में कलचुरी कालीन शिलालेख जो मिले हैं वो इन्हीं पृथ्वीदेव द्वितीय के मिले हैं। एकदम स्टार लगाइए, पूरी स्लाइड ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई साहब। तो इसे आप ध्यान दीजिए। खूब तमाशा के लेखक कौन है? ऐसे पूछा जाता है तो डायरेक्ट पूछा जाएगा तो गोपाल मिश्र बताइएगा। किसके दरबार में थे? तो ये भैया राज सिंह के दरबार में थे। और गोपाल मिश्र क्या है? तो कलचुरी कालीन राज दरबारी कवि थे राज सिंह के। ठीक है। अब आपको ये याद हो चला है। हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। COP21 क्या होता है? अब COP21 देख लीजिए आप दोस्तों। साल 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसे UNFCCC के पक्षकारों के 21 सम्मेलन COP15 के दौरान ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसे आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस ISA की स्थापना की गई थी COP21 के दौरान। उस समय साल था क्या? 2015 और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसे आपको याद रखना है भाई साहब। हाल ही में नियुक्त हुए नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने किसका स्थान लिया है भैया? तो बिल्कुल एग्जाम में आएगा नहीं? आप बताइए, स्टार लगा लीजिए भाई साहब, आएगा ही आएगा। इन्होंने किसका? वाइस एडमिरल SN घोरमड़े का स्थान लिया है। वाइस एडमिरल RS कपाड़िया, वाइस एडमिरल दीपांशु तिवारी, वाइस एडमिरल M घोरपड़े। तो भाई साहब ये घोरपड़े तो कहीं भी गिर पड़े, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि वाइस एडमिरल SN घोरमड़े जो हैं ये क्या है? इनके स्थान पे आ गए हैं नौसेना में हमारे उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसप्रीत सिंह ने जो है इनका स्थान लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नौसेना के उप प्रमुख वो एडमिरल जसप्रीत सिंह ने किसका स्थान लिया है? तो SN घोरमड़े को याद रखना है दोस्तों। कृत्रिम हैचिंग से पैदा की गई मादा सोन चिरैया जिसे गुड़ामर कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कि अंडे से जो चूजे का जन्म हुआ है ये जन्म कहाँ पे हुआ है? तो हमने आपको जो है पहले ही बताया था कि इसका जन्म कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। दोस्तों बात आती है वाराणसी की। तो वाराणसी हम जो है वाराणसी से सांसद कौन है पूछ लिया जाए तो भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ से सांसद हैं। ठीक है। और वाराणसी में ही अभी दुनिया का जो है पहला अर्बन रोपवे, ठीक है, अर्बन रोपवे बन रहा है जो 3.8 किलोमीटर के आसपास लंबा है। और ये पहला जो है अर्बन रोपवे है। मतलब ये तार में जो है आपको ये रोप भी आप समझ रहे हैं ना, रोप माने रस्सा होता है। तो ये रस्सा यहाँ पे तो नहीं लगेगा भाई साहब, ठीक है, क्या नहीं लगेगा? रस्सा तो नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा क्या उसके बारे में आपको बताते हैं। ये ऐसे एक रस्सा है और इसमें जो है यहाँ पे आपको जो है आप लोग बैठ जाएंगे और इसी में गाड़ी ये चलती हुई आगे जाएगी। ये करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है। ये जो है अर्बन रोप वे है, इसे आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। जब बात वाराणसी की आती है, वाराणसी से कुछ छूटना नहीं चाहिए ना, तो वाराणसी में पूछ लिया जाए कि जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? तो संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? ये वही वाराणसी है। वाराणसी वो स्थान है जहाँ पे
आप जानते हैं कि बोध गया ये वहीं पे है जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। बात कर लें अगर भोपाल की, तो भोपाल की भी कल बहुत ही खास न्यूज़ थी कि भोपाल से क्या हुआ है भाई साहब। भोपाल में जो हमारे सेना के जो है जितने भी उच्च कमांडर हैं उनकी संयुक्त बैठक हुई है 2023 वाली, इसे आपको याद रखना है। और भोपाल से ही कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की 11वीं, ठीक है, भारत की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो नई दिल्ली से कहाँ तक चलेगी, भोपाल तक चलेगी, नई दिल्ली से भोपाल तक चलने वाली जो है मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों कांग्रेस का पूछ लिया जाए 85वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो 85वां अधिवेशन यहीं पे छत्तीसगढ़ में हुआ था और अभी इसके हेड कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप याद रखिएगा। और राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद थे, उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई है। छत्तीसगढ़ में बात कर लें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने जो सब क्या चालू किया है, तो जो दोस्तों 1 अप्रैल से दोस्तों जितने भी ये बेरोजगार लोग हैं और जो 12वीं पास हैं भाई साहब, इनको बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये मिलने की जो उन्होंने घोषणा की है। तो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जो है बेरोजगारी भत्ता का पूरा लाभ लीजिए, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, पूरी क्लास को एंड तक देखना है दोस्तों। एलओसी को पार करके, अब देखिए कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि एलओसी को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसकर पाकिस्तानी सेना द्वारा कई चौकियों पर कब्जा कर लेने के कारण भारतीय सेना द्वारा 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के मध्य लड़ा गया था हमारा कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध हमारे सिलेबस में है, इसलिए कारगिल के युद्ध को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये आया हुआ है और ये अब की बार आपके एग्जाम में छप रहा है, जो कि कारगिल के जो हीरो थे वो सड़क दुर्घटना में भी कल ही उनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों ऑपरेशन विजय के एक भाग के रूप में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया गया था। 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ये चला था और इसमें ये ऑपरेशन हमारा सफल रहा और इन पाकिस्तानियों को हम लोग खदेड़ दिए थे। अपनी धरती पर क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कि अपनी धरती पर क्रिकेट का विश्व कप जीतने वाला हमारा प्यारा भारत है। भारत को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है भारत की, तो भारत की राष्ट्रपति भी वर्तमान में कौन है, तो क्या बताएंगे कि जो है द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो ऋषि सुनक को बता दीजिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक है। और बरमूडा क्या है, तो आइए बरमूडा के बारे में भी हम बताएंगे। दोस्तों हाल ही में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के स्वतः लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम है भैया, तो इसी मिशन का नाम है RALBLES, इसका नाम दिया गया है। जो हमारा अभी हमारे जो है इसरो ने क्या किया है, LBM रॉकेट 3 से जो ब्रिटेन के 36 उपग्रहों को कहाँ किया है, 450-500 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया है। ये काम भी इसरो ने किया है। लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम का नाम क्या था, तो LBM 3 आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा गगनयान और आदित्य मिशन ये 2024 तक जो है लॉन्च किए जाने की पूरी संभावना है। कोरोना कारण ये जो है जो हमारा गगनयान लॉन्च होने वाला था, इसके पार्ट्स न मिल पाने के कारण ये जो है प्रोग्राम कोरोना की वजह से रुक गया था। अब ये देखिए भाई साहब, मुस्लिम धर्म के नाम पर भारत से अलग होने वाला अली जिन्ना का पाकिस्तान 50 साल की रिकॉर्ड खुदरा महंगाई के जो है रिकॉर्ड खुदरा महंगाई वहाँ पे चल रही है और खाने की सामग्रियों को लेने में मची भगदड़ में 10 दिन में 20 लोग जो है मर रहे हैं। यहाँ पे खाने की सामग्री लेने के लिए लोग छीन रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर हमारा प्यारा भारत है कि जब से कोरोना आया है हर व्यक्ति को कम से कम 5 किलो राशन भारत सरकार फ्री दे रही है। और पूरी दुनिया की यहाँ जो है ये मरी, हमने तालिबान को कितने कुंटल गेहूं, 200 लाख कुंटल गेहूं हमने तालिबान को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तुर्की में हमने दिया है। तो इन पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि इनकी देश की अर्थव्यवस्था और जो धर्म के नाम पर उन्माद ये फैलाते हैं जो है मुस्लिम धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर बना ये देश वाकई में सफल नहीं होता, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष भारत को रखा गया है। लेकिन इनकी जो नीतियां हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं, इसीलिए देखिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ये देश माना जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की हालत ख़राब है, वहाँ पे अंगूर जो 1600 रुपये किलो बिक रहे हैं, आलू 200 रुपये किलो बिक रही है भाई साहब, ठीक है। तो आप देखिए जो भारत के हमारे मुसलमान हैं, ये जो अभी रामनवमी पे भारत के जहाँ जहाँ आप देखिए दंगा हुए हैं, मुस्लिम एरिया में अगर गाड़ियाँ घुसी हैं, शोभा यात्रा गई है, तो वहाँ पर जो है मुस्लिम या जो है और लोगों द्वारा पथराव किया गया भाई साहब, तो बिल्कुल आप इसको छोड़ दीजिए। जो पाकिस्तान के नाम पर
मुसलमान जो है पाकिस्तान चले गए थे भाई साहब, आज वो खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। और भारत को से अच्छा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है रहने के मामले में। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सर्वधर्म समभाव से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य है वासुदेव कुटुंबकम का। इसलिए आप सब भाई साहब भाईचारे को बनाइए, भाइयों को चारा बनाने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है। और हमेशा से ऐसा होता आया है कि लोग जो है भाईचारा कह के जो है उसको चारा समझ के खा जाते हैं। आप देखिए कि हमारे जो है भगवान राम इस देश की आन बान शान है, और उनकी शोभा यात्रा में इस प्रकार से जो है खंडन डालना ये बिल्कुल जो है शोभा नहीं देता, और इसका खामियाजा जरूर इनको भुगतना पड़ेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक कौन है भैया? तो अभी क्या देखिए कि शोभा यात्रा के दौरान में जो अभी दंगा हुआ है, ये दंगा कहीं कहाँ हुआ है, जहाँ जहाँ ये शोभा यात्रा निकली है, आप देखिए कि ज़्यादातर जो जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे पत्थरबाजी कर दिए। ये देश है सभी का है, किसी एक का नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो है अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप ये देखिए, एक जो अभी रिपोर्ट आई है कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं इनकी आबादी आज़ादी के बाद से 5% बढ़ गई है, और जो यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है उनकी आबादी 5% घट गई है भाई साहब। तो यहाँ देखिए, यहाँ विकास तो पूरा हो रहा है, लेकिन एक बार धर्म के नाम पर पाकिस्तान तो आप ले चुके हैं, क्या फिर से कुछ लेने की तैयारी है क्या? तो अब इसको दिमाग से निकाल दीजिए। मोदी सरकार है भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। RS भट्टी क्या है, इसको आप देखिए कि बिहार राज्य पुलिस महानिदेशक के RS भट्टी को क्या हुआ है, ये जो है DGP कहाँ के हैं? ये DGP बिहार के हैं भाई साहब। और अशोक जुनेजा कहाँ के DGP हैं? अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के DGP हैं। DM अवस्थी साहब कहाँ हैं? तो DM अवस्थी साहब ये जो है पूर्व DGP छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं। और कल्लूरी साहब भगवान ने चाहा तो कुछ दिन में ये DGP हो सकता है बनेंगे छत्तीसगढ़ के, इन्हें आपको याद रखिएगा, ठीक है। SRP कल्लूरी साहब को भी, ठीक। आगे देखिए, स्टार्ट अप इंडिया के लिए PM मोदी ने किस साल स्वतंत्रता के भाषण पर बड़े पैमाने पर जुड़ने के लिए आह्वान के फलस्वरूप 2022 में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो चुकी है भैया? तो मोदी जी ने कहा था 2015 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और उसमें जो है दोस्तों उस समय मात्र 350 स्टार्टअप हुआ करते थे। उसके मुकाबले में आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या कितनी हो चुकी है? 80,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और जिसमें 85 स्टार्टअप ऐसे हैं भाई साहब कि जो लगभग 1 अरब से ज़्यादा उनकी जो है टोटल वैल्यू होने वाली है। तो ये मोदी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और खास योजना थी, इसे आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है भैया? तो विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में स्थित है, इन्हें आपको याद रखना है भाई साहब। भारतीय रेलवे द्वारा साल 2022-23 के दौरान नई लाइनों को बिछाने या दोहरीकरण के तहत औसतन कितने किलोमीटर लंबे ट्रैक ये डेली बिछाते हैं, ठीक है। इसे महत्वपूर्ण ये है कि हम पर डे कितने किलोमीटर, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि डेली हम जो है कितने किलोमीटर रेलवे लाइनों को बिछा रहे हैं भैया। तो आज भारत की हाल ये है कि 14.5 किलोमीटर पर डे हमारे यहाँ जो है नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है पूरे देश में। तो औसतन 14.5 किलोमीटर रेलवे लाइन हम लोग बिछा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। और आप देखिए कि जो 2909 किलोमीटर था ये पिछली साल था, ये पिछली साल हमने 2021-22 में 2909 किलोमीटर रेलवे लाइन, नई रेलवे लाइन बिछाया था पूरी साल में। और वहीं 2022-23 में हमारे रेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव जी ने 5243 किलोमीटर बिछवा दिया है। मतलब कितनी बड़ी वृद्धि आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है भाई साहब। तो रेलवे ने जो अच्छा माल ढुलाई में भी बहुत सारे कारनामे किए हैं रेलवे ने, ठीक है। अब दुनिया का ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क क्या है? अब हरित रेलवे नेटवर्क का ये मतलब थोड़ी ना है कि वहाँ पे हरी हरी जो है घास लगाना है, ये खास नहीं भाई साहब, घास लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये घास है। और ये घास क्या है भाई साहब? ये हरित रेलवे नेटवर्क का मतलब ये है कि उसको तालाब में घास नहीं लगाना है। हरित रेलवे का मतलब ये है कि जो है जो हम लोग कोयले का यूज करके, जो डीजल का यूज करके हमारी गाड़ियाँ चलती थी, उनके स्थान पर अब क्या है, जो हमारी रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। अब आए दिन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा हुआ, जो है छत्तीसगढ़ में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो इसी विद्युतीकरण जो हमारी रेलवे है पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क कौन सा है? ये जापान वापान के चक्कर में मत पड़िए, चाइना वाइना के, हमारा भारत है दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क। अब हरित रेलवे नेटवर्क से बगल जो है रेलवे लाइन के बगैर पेड़ लगाने से नहीं है, रेलवे लाइन जो है हमारे जो रेलवे इंजन्स हैं इन पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से इनको चलाया जाना ही ये हरित रेलवे नेटवर्क है। नहीं तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि आप जो है लगा देगा कि भाई आरावली पर्वत में जो है जो स्ट्रीट वॉल बना रहे हैं 5 किलोमीटर उसके जो है 5 किलोमीटर रेंज में, तो वो समझने गलती नहीं करिएगा। ये जो है हरित रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटिव है, विद्युतीकरण इसका किया जा रहा है। दोस्तों हमने आपसे कहा था भारत के प्रमुख बंदरगाह हम आपको पूरा बताएंगे आज, चूंकि देखिए कौन कौन से हैं वर्तमान में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह। और भारत का 95% समुद्री व्यापार किससे होता है? इन्हीं बंदरगाहों से होता है। भारत में जो दोस्तों हिंद महासागर में स्थित और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। और बंदरगाह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, इसीलिए आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ये किसी भी जो है देश की अमूल्य संपदा होते हैं। और आपसे कहा जाए कि ईरान का चाबहार बंदरगाह का विकास भारत ने किया है, तो बिल्कुल किया है, इसे आपको याद रखना है। आइए एक एक करके हम आपको अभी आप देख लीजिए कौन सा बंदरगाह हमारा कहाँ पे है, फिर इसकी फोटो देखते चलिएगा। दोस्तों मुंबई बंदरगाह, पारादीप, कोचीन, चेन्नई, न्यावा सेवा, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कांडला, हल्दिया, मार्मुगांव, पोर्ट ब्लेयर, न्यू मंगलोर और एन्नोर। इसमें दोस्तों पूछा जाएगा सबसे नया कौन है, सबसे पुराना कौन है, सबसे गहरा कौन है। चलिए देखते चलिए, सब कुछ आपको हम बता रहे हैं, क्यों परेशान होते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इतने बंदरगाह आपके हैं, ये पूछे जा सकते हैं। और हमारा टारगेट ये है भाई साहब कि एक एक वीडियो में सीजी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के सभी टॉपिक को हम कंप्लीट करते चलेंगे। मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक बार पहले फोटो देख लीजिए, कितना प्यारा दिख रहा है ना, कितना प्यारा बंदरगाह। ये बड़े बड़े जहाज आके यहाँ खड़े हुए हैं, ये दूसरा जहाज बिल्कुल लाइन में लगा हुआ है। तो ये देख लीजिए कि मुंबई बंदरगाह दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में स्थित है। और ये भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह माना जाता है। एग्जाम में ऐसा आता है कि भारत के सबसे बेस्ट बंदरगाह के बारे में बताइए। सबसे बेस्ट मतलब कि फोन कॉल में बिजी नहीं रहने वाला है, इतनी जहाजें यहाँ पे आती है उसमें बिजी रहता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ ओपन बेसिक काल से भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये जो है मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन बंगाल की खाड़ी दे देगा। क्योंकि बंगाल खाड़ी कैसे देगा, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए भाई साहब कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब आप ये भारत का हमारे नीचे वाला ये पार्ट देखते हैं, तो इस साइड में क्या है, इस साइड में आपका अरब सागर पड़ जाएगा और इस साइड में आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ जाएगी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन में देगा। तो ये जो हमारा मुंबई बंदरगाह है, अब आप देखते हैं ना कि ये जो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब जो हमारे तटीय जितने भी स्टेट हैं, यहीं पे ये कोई न कोई सब स्थित है। तो ये जो अरब सागर है भाई साहब, इस रेंज में हमारा मुंबई बंदरगाह आएगा। ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जो है कहाँ पर स्थित है, तो अरब सागर में स्थित हमारा मुंबई का बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़े भाई साहब, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। या ओपन बेसिक काल से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह दोस्तों न्यावा सेवा बंदरगाह के पास हम चले जाते हैं। ये क्या है भाई साहब, तो जो न्यावा सेवा बंदरगाह है, इस बंदरगाह की स्थापना मुंबई के बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, भार से मतलब ये थोड़ी ना 2 कुंटल का है उसको जो उसका वेट लॉस करना है। वेट लॉस ऐसा है कि वेट लॉस से कोई मतलब नहीं है, भार कम करने का मतलब है कि जो मुंबई बंदरगाह में ज़्यादा से ज़्यादा जहाज आते थे, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती थी। आपको जो है ध्यान होगा, देखिए जब आपके किसी क्षेत्र में आप रायपुर बस स्टैंड जाते हैं, जब पनरी बस स्टैंड में ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी तो बस स्टैंड को उठा कहाँ ले गए, जो है आप देखते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ मुंबई बंदरगाह में ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी तो न्यावा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, ये जो है मुंबई के बंदरगाह को जो है उसके भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह की स्थापना की है। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कैसे पूछा गया है कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह की स्थापना की गई थी, तो न्यावा सेवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये दोनों एक ही नाम है दोस्तों। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी से माना जाता है। ये इसकी स्थिति भी अब जब आप महाराष्ट्र वाले रीजन में देख रहे हैं, तो जब महाराष्ट्र का मुंबई के बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है, तो पश्चिम बंगाल वाले में तो चला नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा अगर जो है एकदम सामान्य बुद्धिमत्ता लगाएंगे तब भी आप बता सकते हैं कि अरब सागर रीजन में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी अवस्थिति कहाँ है, अरब सागर में है और महाराष्ट्र में स्थित है। इसका नाम देते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये आपकी फोटो हम यहाँ पे एक तो लगा दिए हैं, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे देखिए दोस्तों, कांडला बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब हमने जो आपको ये वाला रीजन दिखाया था, तो ये कच्छ की खाड़ी आपका ये इधर पड़ रही है। तो जो कच्छ की खाड़ी है, इस खाड़ी वाले रीजन में हमारा स्थित है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है।
जो कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में सर्वाधिक आयात निर्यात व आवागमन के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक व्यस्ततम व सबसे अमीर बंदरगाह। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि व्यस्ततम मतलब वो तो व्यस्त था मुंबई वाला, लेकिन ये व्यस्ततम है। और सबसे अमीर बंदरगाह कोई पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा गुजरात वाला कांडला। भाई साहब गुजरात तो हर मामले में अमीर है और गुजरात से बड़े बड़े समाज सुधारक भी निकलते हैं। महात्मा गांधी जी भी वहीं से है, मोदी जी भी वहीं से हैं, अमित शाह भी सब वहीं से हैं। ये सब पूरे देश में सुधार ही तो कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है भाई। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। मजा आ रहा हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को एंड तक आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए पारादीप बंदरगाह क्या होता है। पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो देश में लौह अयस्क एवं एल्युमिनियम के निर्यात का प्रमुख बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इसे आपको याद रखना है। ये लौह अयस्क के लिए दुनिया भर में जो है एल्युमिनियम के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और यह महानदी प्रवाह क्षेत्र में आता है। महानदी आपकी छत्तीसगढ़ में मिलती है ना, वही वाली महानदी। ठीक है भाई साहब, तो ये महानदी प्रवाह क्षेत्र में आता है। इसे भी थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों आगे क्या है कि कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह दोस्तों अरब सागर में वेलिंगटन और वर्लापरदम द्वीपों के मध्य में बेम्बनाद झील में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह दोस्तों केरल का प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ का पूछा जाएगा? अभी जो आपने नेहवा सेवा देखा, मुंबई बंदरगाह देखा, वो सब तो महाराष्ट्र वाले हो गए। और जो कोचीन वाला बंदरगाह है भाई साहब, कांडला बंदरगाह कहाँ का हो गया? कांडला बंदरगाह गुजरात वाला हो गया। ठीक है, अब ये आ गया कोचीन बंदरगाह, ये केरल वाला हो गया। कोचीन बंदरगाह दोस्तों मसालों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। आप जानते हैं कि मसालों का व्यापार तो प्राचीन काल से करते चले जा रहे हैं और यही जो है कोचीन बंदरगाह मसालों के लिए जाना जाता है। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो चेन्नई बंदरगाह, अब देखिए कोई बंदरगाह नहीं छूटेगा, आप टेंशन मत लीजिए। या दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख कृत्रिम व मुंबई बंदरगाह के बाद दूसरा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक है, जो कांडला आपने देखा, कांडला तो वो व्यस्ततम था, वो अमीर के रूप में, उसको आप याद रखिएगा। लेकिन मुंबई बंदरगाह के बाद दूसरा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह ये हमारा चेन्नई बंदरगाह है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। एन्नोर बंदरगाह है दोस्तों, आप लीजिए कि ये जो रीजन आप देख रहे थे, तो यहाँ वाला रीजन ये अरब सागर वाला हो गया। अब ये हम घुस चुके हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है एन्नोर बंदरगाह। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। यह भारत का प्रथम कारपोरेट बंदरगाह और देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। स्टार लगाइए, ऐसे पूछा गया है। ठीक है, कि देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? तो जो हमारी बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो है एन्नोर बंदरगाह, ये जो है पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है और भारत का प्रथम कारपोरेट पोर्ट है। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई बंदरगाह को के भार को कम करने के लिए इसको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ती है? तो भारत का नक्शा जब आप देखेंगे तो कैसे देखते हैं भारत का नक्शा? ऐसे देखते हैं और इस साइड में क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी पड़ती है और इस साइड में पड़ता है आपका अरब सागर। इसे भी थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है। आगे बढ़िए भाई साहब। तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों, यह चिदम्बरम पोर्ट के नाम से मशहूर तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। जैसा तूती नाम ही है ना, तो तूती से तूतीकोरिन आप याद रखिएगा। और अभी एक जो है सीजी व्यापम ने प्रश्न भी पूछा था कि यदि हमें तूतीकोरिन बंदरगाह जाना है तो निम्न में से कौन से राज्य से हमें होकर नहीं जाना पड़ेगा? भाई साहब स्टेट को भी समझना है। ये बंदरगाह वाले प्रश्न सीजी व्यापम का प्रिय क्वेश्चन है CGPSC वालों का। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। देखिए यह उर्वरकों एवं पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को कहते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। चिदम्बरम पोर्ट के नाम से तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु वाला ये प्रसिद्ध है। ठीक है, विशाखापट्टनम स्थित या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। इसे डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहीं पे आप देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जो है विशाखापट्टनम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया कि भाई नहीं, आप अमरावती को ही राजधानी बनाइए। दोस्तों यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यही शब्द एग्जाम में आते हैं कि भारत का सबसे गहरा बताओ, भारत का सबसे महंगा बताओ। मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए कौन सा खोला गया? जो है कांडला पोर्ट के भार कम करने के लिए कौन सा पोर्ट खोला गया? यही से पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि यहाँ से निर्यात क्या किया जाता है भैया? इसी विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो है निर्यात क्या किया जाता है? हमारा लोहा किया जाता है। जो जाता कहाँ है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का बैला डीला और वाली जो कोयला की ये खदानें हैं, लोहे की खदानें, वहाँ से सीधे जापान के लिए निर्यात होता है। और छत्तीसगढ़ का इसका रिलेशन एकदम आत्मिक संबंध है। तो छत्तीसगढ़ वाले इसको जरूर याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ से जो लोहा जापान को भेजा जाता है वो कहाँ? सीधे इसी विशाखापट्टनम पोर्ट से जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश के में स्थित है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे खास बात इसमें ये हो जाती है कि
ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इसलिए इसमें कभी भी जहाज आए जाएँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें कभी ऐसा हो नहीं सकती है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई साहब। हल्दिया बंदरगाह, दोस्तों हल्दिया बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह बंदरगाह डायमंड हार्बर और कोलकाता पोर्ट के नाम से मशहूर है। अब ये देखिए हल्दिया बंदरगाह आप देख रहे हैं, तो जब कोलकाता की बात आ गई तो कहाँ पे होगा, एकदम जो है दिमाग में बैठा लेना है कि ये होगा तो बंगाल की खाड़ी में ही होगा। ठीक है भाई साहब, कहाँ पे होगा, बंगाल की खाड़ी में होगा। इसे पूर्वी भारत का क्या जो है प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वर्तमान में इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है। हल्दिया बंदरगाह का नाम वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। इसे आपको याद रखना है, कोलकाता पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत के प्रमुख बंदरगाह हम देखिए, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है। अब हम आ चुके हैं कहाँ, कर्नाटक पहुंच चुके हैं भाई साहब। ये बंदरगाह कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, और लौह अयस्क के निर्यात के लिए बहुत जाना जाता है। और इसी के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक वाले तट को एग्जाम में आया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ले लिया है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह आपने देखा कि कर्नाटक वाला ये बंदरगाह है। दोस्तों मर्मुगांव या मुर्मुगांव बंदरगाह, दोस्तों अब हम आ चुके हैं गोवा में। गोवा वाले बीच पे जब हम आ जाएंगे कि गोवा वाले बीच पे क्या है, ये जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित है मर्मुगांव या मुर्मुगांव पोर्ट। ये एग्जाम में पूरे पोर्ट हमने आपको जो है कंप्लीट करा दिया भाई साहब। अब ये देखिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप में है और यह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एकमात्र बंदरगाह है। जब पोर्ट ब्लेयर आ जाएगा तो आप जान ही जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में है। और दोस्तों यह देश के हमारे सबसे नवीन बंदरगाह जो 2010 में भारत के 13वें मुख्य बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कहां पड़ेगा, अंडमान निकोबार में पड़ेगा, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों क्या है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह जो है, जो सबसे व्यस्तम बंदरगाह भी है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो हमने आपको अभी बताया विशाखापट्टनम, वाला आपको याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको उसको पोर्ट को पढ़ाने के बाद में एमसीक्यू का टाइप भी दे दिया। इसमें यह पूछा जाता है कि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये इसी बंदरगाह की रेंज में आती है और विशाखापट्टनम में स्थित है। और यह बंदरगाह जो है दोस्तों जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। जो है अगला सवाल क्या बनता है इसमें बंदरगाहों से कि दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम। आपने इसको देखा ही। आगे देखिए भाई साहब, अब देखते हैं हम कल का रिवीजन। और कल का रिवीजन बहुत ही खास है, जो कि कल क्या हुआ है, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल और नई दिल्ली के मध्य रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और मध्य प्रदेश को मिली थी पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसका उद्घाटन ये हो चुका है। 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। देश के संयुक्त शीर्ष सशस्त्र के सैन्य नेतृत्व का संचालन 30 मार्च से 1 अप्रैल तक भोपाल में किया गया। इसको हमने अभी आपको बताया था। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर भारत जो है पहुंच चुके हैं। कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ जो है ये हलवाइयों का है। ठीक है, कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया सीजन के विजेता बने नयन ज्योति सैकिया को आपको याद रखना है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमफिल व एमएससी वाइस एडमिरल अतुल आनंद बने नौसेना संचालन के महानिदेशक। तो ये नौसेना संचालन के महानिदेशक हैं। इसके पहले हमने आपको थल सेना वाले के लिए भी बताया था। ठीक है, विदेश व्यापार नीति 2023 से कब से लागू हुई है, 1 अप्रैल से लागू हुई है। और इसमें इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए हमने रुपया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे बेरोजगारों से 1 अप्रैल से मिलना चालू हो चुका है 2,500 का बेरोजगारी भत्ता। कैसे मिलेगा भाई साहब, तो आपके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, और परिवार में क्या हो कि कोई टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, कोई टैक्स देने वाला आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। और आप जो है 12वीं कम से कम पास हो और रोजगार पंजीयन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन हो। तो रजिस्ट्रेशन है तो अपना आधार कार्ड लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट लीजिए और जाइए। 2,500 रुपये आपको मिलने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन करके आ जाइए। दोस्तों 100% ओडीएफ प्लस गांव वाला पहला राज्य कौन है, हमने कल आपको बताया था। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, तेलंगाना है। ठीक है, ये कल का रिवीजन हम लोग देख रहे हैं। नील गाय की सर्वाधिक संख्या किस अभ्यारण्य पाई जाती है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में पाई जाती है। दोस्तों उदयंती अभ्यारण्य की स्थापना वन बैसाख संरक्षण हेतु किया गया था। सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना साल 1974 में हुई थी। दोस्तों गोमल्डा वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है, ऐसे ही पूछ जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, बादलखोल अभ्यारण्य, जो मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना साल 1975 में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है भैया, तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और बिंबिसार अजातशत्रु, तो ये जो अजातशत्रु है ये क्या है भैया, ये हर्यक वंश का है और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। नंद वंश के प्रथम, अब इसका रेफरेंस भी देख लीजिए कि नंद वंश के प्रथम गैर क्षत्रिय वंश घनानंद, जिनके शासनकाल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस पर अटैक किया था और हत्या करके, इसी नंद वंश की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की जो है नींव रखी थी। क्यों रखी थी, चूंकि नंद वंश ने जो है चाणक्य का अपमान किया था, कौटिल्य
मूल्य का अपमान किया था, तो इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही राजा बना दिया, जो एक चक्रवर्ती सम्राट बना। और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और जो है हमारे मौर्य साम्राज्य से अपना राजनयिक संबंध स्थापित करता है। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का राजा था, जिसके वंश को पितरहंता वंश कहा जाता है। तो इसकी राजधानी गिरिवृत्त थी। IMP है, पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। अजातशत्रु ने इसे भूख से तड़पा कर मार डाला था, अपने बाप को ही भूख से तड़पा के मार डाला। आप देखिए भारत में भी हुआ है ना कि जब आप औरंगजेब को देखेंगे तो ताज महल को बेचारे शाहजहां निहारते निहारते मर गए। तो ऐसे ऐसे शासक है। औरंगजेब तो सबसे मतलब कुड़ीच शासक कहा जाता है, सबसे बेकार शासक कहा जाता है और सबसे खतरनाक शासक कहा जाता है। और जो सबसे खतरनाक था तो ये अपने जो है ये संभाल नहीं पाए, 17 साल तक करते रहे और अंग्रेज आके धीरे धीरे जो है भारत में छेद करते रहे और उन्होंने कब्जा तक कर लिया। तो ये जो है खाली भारतीयों के लिए तो शेर था, लेकिन जब बब्बर शेर आ गए जो है विदेशी लोग, तो इनको जो है मट्टी पलीत करके इनका निस्तानाबूद कर दिए। और अभी हाल ही में जो इनकी जो बीबी का मकबरा है, जो इनके अंतिम शहर का इनका नाम था औरंगाबाद, अब इसके नाम को भी खत्म करके महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। इसे आपको याद करना है किसने किया था, तो वो जो है एकनाथ शिंदे वाली सरकार ने नहीं किया, वो जो है उद्धव ठाकरे जी जाते जाते उसको करके चले गए थे। ठीक है, आगे देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन है भैया, ये बिंबाजी थे। 1758 से 87 तक मुसलमानों के लिए इन्होंने, अब ये देखिए कि ये हमारे मराठा शासक आज बिंबाजी होते तो वो क्या कहते भाई साहब, इन जो है ऐसे जो लोग रामनवमी पर शोभा यात्रा पर जो है पथराव कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी हिंसा हुई, बिहार में भी ऐसी हिंसा हुई, महाराष्ट्र में भी ऐसी हिंसा हुई, तो भैया ऐसी हिंसा क्यों हो रही है इस देश की आन बान जो है इस देश की शान भगवान राम की शोभा यात्रा में। तो बिंबाजी ने क्या किया, मुसलमानों के लिए रतनपुर में मस्जिद का निर्माण कराया था, मराठा शासक थे। अगर आज वो इसको देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे कि हम लोग जिसके लिए पहले मस्जिद तक का निर्माण कराते थे, आज उसी धर्म को मानने वाले लोग जो है ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति और रीति रिवाज और हमारे जो है देवताओं का अपमान कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इसको अगर इसको आप मतलब इसको ठीक करने की कोशिश करिए। ठीक है, कलचुरी कालीन दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया था बिंबाजी ने, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बिंबाजी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर में राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा का मंदिर बिंबाजी ने निर्माण कराया था। इनकी पत्नी थी भाई साहब, इनकी तीन पत्नियां थी। इनकी 3 पत्नियां ऐसी थी भाई साहब कि जब ये बेचारे जो है इस दुनिया से चले गए तो एक पत्नी क्या हो गई, बेचारी शहीद हो गई, एक पत्नी इनकी जंगल भाग गई और एक पत्नी जो है क्या हुआ, एक पत्नी ने राजकाज संभाल लिया। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी जो है शासिका मानी जाती हैं, इन्हें आपको याद रखना है। आनंदी बाई वही हैं जो है ये जो है क्या हुआ, ये दूसरी शासकिया मानी जाती हैं। ठीक है, और ये जो उमाबाई हैं ये महोदया जो है ये शहीद हो गई। और जब आप रतनपुर में जाएंगे वहाँ सती चौरा के रूप में आज भी विद्यमान है। मतलब 3 पत्नियां हैं। अगर आदमी के पास भाई 2-3 पत्नी हो और इसी योग्य पत्नियां मिल जाएं कि एक ने तो इसमें नाम कर दिया, एक जो है भाई साहब शासन संभाल ली और एक बेचारी जो है जंगल चली गई, वो जो है उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासकिया कौन है, तो ये हमारी आनंदीबाई हैं, बिंबाजी की पत्नी। और पहली कौन थी, तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए। छत्तीसगढ़ PSC या व्यापम का एग्जाम आप दे रहे हैं तो इतना आपको याद होना चाहिए। 100% ODF वाला का आपने देखा तेलंगाना हो चुका है। स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल योजना का शुभारंभ कब हुआ था भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने 2023 वाले बजट में 101 स्वामी आत्मानंद विद्यालय और खोले जाने का प्रावधान किया है। 1 नवंबर 2020 को स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन के तहत जो है दोस्तों, ये रामकृष्ण मिशन जब आप देखेंगे ये भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन के तहत कहाँ पे विद्यालयों की स्थापना की गई है, तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन के तहत में जो है वहाँ पे विद्यालयों में स्कूल खोलने की योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये लल्लन टाप एकदम देख लीजिए, काली नदी से तिस्ता नदी, ठीक है, ये हिमालय की रेंज अब हम आपको बता रहे हैं कि काली नदी जो काली नदी है, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच वाला जो एरिया होता है इसी को सिक्किम का हिमालय कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, इसी को कहते हैं सिक्किम का हिमालय। ये दार्जिलिंग हिमालय भी कहते हैं या भूटान हिमालय कहते हैं, दोनों को आपको याद रखना है, ये अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब, क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि भूटान हिमालय जो है कौन कौन सा, एक तरफ आप काली नदी हो जाएगी इस साइड में, और इस साइड में काली नदी, इस साइड में तिस्ता नदी, और ये जो बीच वाला एरिया है इसी को कहा जाता है सिक्किम का हिमालय, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। और कौन कौन से हिमालय के महत्वपूर्ण पार्ट हैं दोस्तों, जो ये नदियों वाला पूछ लिया जाता है। सतलज नदी अब एक तरफ हो जाएगी सतलज नदी और एक तरफ
हो जाएगी आपकी काली नदी। और जो इसके बीच वाला रीजन है इसी को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ये कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है और काली नदी को ही शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। और ये जो मंसूरी, लैश डाउन, धर्मशाला, नंदा देवी, रानीखेत, ये पर्यटन स्थल भैया इसी कुमाऊं वाले रीजन में जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में भाग पड़ता है। असम हिमालय किसको कहा जाता है भैया? तो असम हिमालय को ही अरुणाचल हिमालय कहा जाता है। और जब आप तिस्ता नदी देखेंगे भैया, तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, तो आपसे अगर ब्रह्मपुत्र नदी आ गई है तो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है भैया इसी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर है। और रूस की मास्को नदी के नाम पर वो हमारी मिसाइल का भी नाम आपको याद रखना है। और ये अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है और इसे क्या कहते हैं? इसे अरुणाचल हिमालय कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी भैया? ये जो हमारी टेक्टोनिक है, ठीक है, ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक पद्धति से, जिसको प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, इरा के टर्सरी का हिमालय की उत्पत्ति सिनोजोइक इरा के टर्सरी काल में प्लेट विवर्तनिकी से हुई है। और यह एक मोड़दार पर्वत है, मतलब वलित पर्वत इसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए, काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य में सिक्किम हिमालय है। सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय पड़ेगा। सिंधु से सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय पड़ेगा। और आपसे पूछ लिया जाए नेपाल हिमालय कहाँ पड़ेगा, किन किन नदियों के बीच में पड़ेगा, तो इसको हमें आप कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करेंगे। भारत के सुदूर, अब ये देखिए, अब भारत का सुदूर क्या है? जब आप यहाँ इसको 4 भागों में बांट लेंगे और इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करेंगे, तो यही पूछा जा रहा है कि भैया जो कच्छ करण है, ये कच्छ करण कहाँ है? तो आप यहाँ देखेंगे ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो ये पश्चिम वाला हमें लग रहा है, सुदूर पश्चिम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, तो सुदूर पश्चिम बिंदु तो आपका ये हो गया। कर्नाटक वाला किबिथु कौन सा है? तो ये जो पूर्वांचल वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला हमारा एरिया है, ये हमारा अंतिम बिंदु, ये जो क्या पड़ेगा, ये जो किबिथु यहाँ पे पड़ेगा। और इंदिरा काल आपका कहाँ पड़ेगा? ये सबसे ऊपर पड़ेगा। और इंदिरा पॉइंट आपका ये निकोबार वाली एरिया में सबसे नीचे पड़ेगा। आइए एक एक करके सबको हम बताते चलते हैं, आप परेशान ना हो। इंदिरा काल दोस्तों लद्दाख या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट दोस्तों बृहद निकोबार, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। किबिथु अरुणाचल प्रदेश वाला, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। छत्तीसगढ़ में विद्यमान कुल जनजातीय समूहों की संख्या आप बताइए कितनी है? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने जनजातीय समूह हैं? तो आप बता दीजिएगा। 42 जो है इनके जनजातीय समूह हैं और इनकी 161 उपजातियां भी हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। और जनजातियों का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिंगानुपात कितना है, तो जनजातियों का लिंगानुपात भैया 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियां हैं, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, इसे भी आपको याद रखना है। 5 नवीन जिलों में क्रम को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो जातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये रायपुर में स्थित है। और बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों गोंड राजा का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, तो ये माफ कीजिएगा, गोंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, ये जो गोंड जनजाति के लोग हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सर्वाधिक गुदना जनजाति पूछी जाती है तो बैगा है। दोस्तों हमने पूरी जनजातियों के ऊपर इतना महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम में जनजातियों का पूरा क्वेश्चन उसी एक 30 मिनट की वीडियो से आया है और उसमें कई क्वेश्चन हमारी ही क्लास से आए हुए हैं। एक बार उसको जनजातियों वाला प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, उसका हम डिस्क्रिप्शन इसी जो है वीडियो के लिंक में डाल देंगे, ठीक है भाई साहब। आगे देखिए कि इसमें तार सप्तक के प्रथम कवि छत्तीसगढ़ के नीलकंठ की आबाद है भाई साहब, जो है ये नीलकंठ की उपाधि से सम्मानित कौन है भैया? तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, जो है ये किससे सम्मानित है? तार सप्तक के प्रथम कवि हैं और इनको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के नीलकंठ कहे जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और पूरे भारत में ये प्रसिद्ध हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। पद्म पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे और दुलार सिंह मंदराज जी, आइए इनके बारे में भी सब कुछ हम आपको बताते हैं। दोस्तों इनकी जो हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, चांद का मुंह टेढ़ा और अंधेरे में, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण जो है कविता है। और गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी कौन कौन सी है? ब्रह्म राक्षस एग्जाम में पूछी गई है, स्टार लगा लीजिएगा। भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, ये इनका कहानी संग्रह है। अब इनके निबंध के बारे में हम आपको बताते हैं कि कामायनी एक पुनर्विचार, ये इनका निबंध है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साप्ताहिक डायरी, ये गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध को आपने पूरा देखा, एक साथ देख लीजिए। चांद का मुंह टेढ़ा अंधेरे में इनकी कविता है, ठीक है। इनकी कविता अगर पूछ लिया जाए कौन सा है? चांद का मुंह टेढ़ा अंधेरे में। कहानी संग्रह कौन है? ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, काट का एक सपना, सतह से उठता आदमी। निबंध कौन सा है? कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक डायरी, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बढ़िए भाई साहब। पद्म पुन्नालाल बख्शी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सरस्वती पंतिका के संपादक थे। इनकी कहानी है अंजलि, झलमला और कारी, ये पूछी जाती है पद्म पुन्नालाल बख्शी की, झलमला, अंजलि और कारी।
दोस्तों इनका काव्य संग्रह है शतदल और अश्रुदल, बिखरे पत्र इनका निबंध है, प्रबंध परिजात, कुछ और क्या लिखूं अति महत्वपूर्ण है। स्टार लगाइएगा, कई बार एग्जाम में क्या लिखूं वाला जो भारत के अन्य जो है राज्यों में भी पूछ लिया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल स्थायी देश नहीं है। अब ये देखिए भाई साहब, अगर आपको 5 स्थायी देशों के बारे में पता होगा तब तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अमेरिका, चीन, फ्रांस, यही इटली यहाँ पे नहीं है। अब ये 2 और कौन कौन से बच गए, तो यहाँ पे 2 बच गए, एक रूस बच गया और रूस के बाद एक और कौन बच रहा है, तो एक हमारा जो है हमारे देश को जो गुलाम बना के रखा था, हमारे देश के दुनिया भर को गुलाम बना के रखा था, ये अमेरिका भी इसी ब्रिटेन का एक समय गुलाम रहा है। ठीक है भाई साहब, तो आप याद रखिएगा। और 1776 में अमेरिका का हमने पूरा स्वतंत्रता संग्राम 1774 वाला पढ़ाया है, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व वाला, तो आप इसको पूरा स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लीजिएगा, वहाँ की स्थितियाँ क्या थी वो हमने विश्व इतिहास की क्लास उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, आप एक बार चैनल का विजिट करें भाई साहब, पूरा मटेरियल मिलेगा आपको, कहीं किताब उठाने की जरूरत नहीं, आप इसी जो हमारी क्लासेस से पूरा कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारे 5 जो है स्थायी मेंबर कौन से हैं, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, रूस। ये जो चाइना लेके बैठा है भाई साहब और हमें स्थायी सदस्यता नहीं लेने दे रहा है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते देते 62 में ये अटैक करके कितने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है, और तब भी इनके समझ में नहीं आया, और इन्होंने जो है चाइना को क्या जो है जो भारत को स्थायी मेंबरशिप मिल रही थी उसको जो है मोदी जी ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को, और वही चाइना आज देखिए कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का केंद्रीय एवं सर्वोच्च बैंक पूछ लिया जाता है कौन सा है, तो बता दीजिएगा, भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, ये होता है भाई साहब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, जिसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये आप देख लीजिए भाई साहब, ये यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, इसे आपको देखते हुए चलना है। 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा हेडक्वार्टर मुंबई में है, और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके ये तो कोई भूलने वाली चीज़ें नहीं है भाई साहब। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ये काम क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ये मुद्रा जारी करता है, बैंकों का बैंक कहलाता है, मौलिक एवं शासन नीतियों का निर्माण करता है। सबसे खास बात ये है कि अगर आपको लोन लेना है, जाओ कि हाँ चलो हम आरबीआई से लोन लेके आते हैं, तो लोन लेने के लिए आपको एसबीआई के पास जाना पड़ेगा, आरबीआई आपको लोन नहीं देगा, आरबीआई लोन देने वाली संस्था नहीं है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, बैंकों का पापा है ये। ठीक है, आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों सरकार का भी बैंकर कहलाता है और राज्य सरकारों के बैंक के रूप में भी काम करता है। जीएसटी भाई साहब, जीएसटी एकदम महत्वपूर्ण है, जब बात बैंकों की होती है जीएसटी भी हमें देखना जरूरी है। संविधान के 101वें संशोधन से जीएसटी आया, 1 जुलाई 2017 से लागू हुए, तभी हम मनाते हैं जो है जीएसटी डे। लोकसभा में 6 मई 2016 को पारित हुआ था, 3 अगस्त को राज्यसभा में और 16 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय के इसमें हस्ताक्षर हुए थे, क्योंकि उस समय महोदय थे, अभी तो महोदया जी हैं। नाबार्ड की स्थापना कई बार पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी भाई साहब, तो ये हुई थी 1982 में हुई थी। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी, और 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तारीख थी 12 मार्च शायद, हमें जहाँ तक याद है। आइए कंफर्म कर देते हैं आपको क्या है। नाबार्ड की स्थापना ये दोस्तों देख लीजिए 12 जुलाई है। ठीक है, 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है जो है। और किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये जो केसीसी आप देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड कौन जारी करता है, तो इसको नाबार्ड जारी करता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो बता दीजिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे आपको याद रखना है नाबार्ड के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भाई साहब, ये जो है अब देख लीजिए क्या है, तो ये 1982 से 85 के दोनों भारत के क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। अब बात आ जाती है जब गवर्नर की, तो आप बताइए कि तुम जो है गवर्नर 2023 का पुरस्कार, सबसे बढ़िया गवर्नर जो है का पुरस्कार साल 2023 में किसे मिला है, तो जो भी हमारे शक्तिकांत दास हैं भैया, इनको क्या मिला है, बेस्ट ऑफ गवर्नर का पुरस्कार मिला है, जो है हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। और बेस्ट सेंट्रल बैंक का जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, तो यूक्रेन की जो सेंट्रल बैंक है उसे मिला है, इसे आपको याद रखना है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी, ये जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, अर्थशास्त्री तो थे ही। वित्त मंत्रालय क्या करता है, तो वित्त मंत्रालय सिक्का जारी करता है, नोटों का निर्गमन ये नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य व 15 स्थायी अस्थायी होते हैं मेंबर, और इनको एक माह की अध्यक्षता इनकी जो है ऑलरेडी बदलती रहती है। 101वां संविधान संशोधन आपने देखा। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देख लीजिए, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल जो काम क्या करता है भैया, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। राज्यपाल
को दोस्तों क्षमादान की शक्ति 159 के तहत में राज्यपाल को मिलती है और इस संविधान की सुरक्षा की शपथ लेता है। राज्य के उच्च न्यायाधीश क्या करते हैं, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, कौन शपथ दिलाएगा राज्यपाल को, तो राज्यपाल के उच्च न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल को जो है ये मनोनीत करने का विचार कहाँ से लाया गया था, तो कनाडा के संविधान से लाया गया था। इसे भी हम आपको बताने वाले हैं। आइए नीचे देखिए कि अनुच्छेद 156 थे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद मतलब वो मंदिर वाला प्रसाद है जिसे आप खाने के चक्कर में पड़ गए, प्रसाद का नाम सुनते ही। तो ये भाई साहब 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो है रहते हैं और 5 साल के लिए प्राय ये जो है होते हैं। लेकिन अगर ये इनको दोबारा भी इन लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है और ये केंद्र की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह हम जो है धन विधेयक की को जो है मंजूरी राज्यपाल, धन विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसे भी आपको याद रखना है। राज्यपाल के बारे में पूछ लिया जाता है। और आपके सब इंस्पेक्टर एग्जाम में विधायिका दिया गया है ना, तो सब इंस्पेक्टर एग्जाम में जो विधायिका दिया गया है तो आपकी विधायिका का क्वेश्चन है। ठीक है, विधायिका इसी को कहते हैं, राज्य की विधायिका वाले क्वेश्चन सब आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, 161 क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। श्रीमती सरोजिनी नायडू भैया पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और 1980 में तमिलनाडु के एक राज्यपाल थे प्रभुदास पटवारी। इनको जो है क्या कर दिया गया था, इनको बर्खास्त किया गया था। ये जो कुछ उल्टा सीधा काम कर दिए थे। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि तौर पे काम करता है। इसे आपको याद रखना है। हाल ही में शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कितना बड़ा नाम भाई, पूरे गांव का नाम नहीं है। ठीक है, एक आदमी के नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन अल नाहयान। ये किस देश के प्रिंस बने हैं भैया, तो आबू धाबी के राजकुमार हैं। और ये राजकुमार, इनको आप ऐसे मत समझिए, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छी अच्छी स्टडी किए हैं। इन्हें आप याद रखिएगा। इनका पूरा नाम आपसे अगर याद करने के लिए बोल दिया जाए तो कितनी देर में आप याद कर सकते हैं, एक बार नाम जो है बोल के तो बताइए। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये नाम याद करने में कितना दिन आपको लगेगा, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एंजॉय करते हुए चलिए। सब कुछ आपको याद हो रहा है। ये अति महत्वपूर्ण है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मध्य प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन सहित देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कितनी हो गई है, तो कुल देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 12 हो चुकी है। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो चलाई गई ये कौन सी थी, तो ये 11वीं वंदे भारत ट्रेन थी। इसे आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2023 के तहत G20 के मुख्य समन्वयक कौन है भाई साहब, एकदम महत्वपूर्ण। तो G20 के मुख्य समन्वयक जो श्री हर्ष श्रृंगला हैं। मुख्य ये G20 के आप लोग जानते हैं 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसमें जो है इसके शेरपा हैं अमिताभ कांत, मुख्य समन्वयक हैं हर्ष श्रृंगला और BBR सुब्रमण्यम तो नीति आयोग के CEO हैं और विश्व भूषण हरिचंदन जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के जन्मदाता कौन है, महिपत राव दिनकर हैं। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर 1790 में इन्हीं की शासनकाल में आया था। बैंकुजी भोसले, बिम्बाजी, उमाबाई के बारे में हमने आपको बताया ही था। अब ये देखिए भाई साहब, छायावादी काव्य के जनक कौन है, ये एग्जाम में आते हैं, एकदम पूछे जा सकते हैं। बताइएगा, मुकुटधर पांडे जी हैं। इनकी रचना ये पूछी जाती है कुर्री के प्रति। ठीक है, ये कुर्री के प्रति PSC के लिए तो एकदम फेवरेट है। PSC वालों इसको एकदम एग्जाम के लिए एकदम लिख के रख लीजिए। पूजा के फूल और कुर्री के प्रति ये इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, इन्हें आपको याद रखना है और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। आगे देखिए, दुलार सिंह मंदार जी कौन है भैया, ये एग्जाम में आए हुए हैं। दुलार सिंह मंदार जी नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने रबेली नाचा पार्टी के संस्थापक हैं। राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदार जी सम्मान प्रदान किया जाता है। ये तो आपको याद ही होगा भाई साहब। इतनी महत्वपूर्ण क्लास थी 3 अप्रैल की। हमने आपको कल का रिवीजन भी कराया, पूरी क्लास भी आपको बताया। और दोस्तों अभी तक ये मेहनत आपको अच्छी तो लगी रही होगी। एक बार शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए और कम से कम 5 दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। और इसके बाद हम आपके लिए रस लेकर आ रहे हैं। रस मतलब जलेबी की चाशनी वाला रस नहीं, ठीक है, रस छंद अलंकार वाला रस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तैयार रहिए उसको देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।